गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर बायोलॉजी में आपका स्वागत है। वीडियो नंबर 6 के साथ में क्लास 11। आज का टॉपिक है हमारा आधुनिक या नवीन परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत। पिछले वीडियो में हमने आपको कोशिका की परिभाषा और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन के बारे में बताया था। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 और 39 में स्लाइडेन एम स्वान द्वारा किया गया था और उन्होंने बताया कि सभी जीव कोशिका एवं कोशिका के उत्पादों से मिलकर बने होते हैं, किंतु स्लाइडेन एम स्वान का कोशिका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि कोशिकाओं की नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कैसे होती है। तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत में इसे बताया गया है। तो रुडोल्फ विर्चो 1855 ने बताया 1855 में बताया कि कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है, अर्थात ओमनीज सेलुला ई ओमनीज सेलुला ई सेलुला, अर्थात नवीन कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से कोशिका विभाजन के द्वारा होती है। तो इसलिए इसे आधुनिक या नवीन परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत नाम दिया गया। तो देखिएगा, इसमें देखें आप रुडोल्फ विर्चो विर्चो 1855 इन्होंने बताया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति उन्होंने बताया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से कोशिका विभाजन द्वारा उन्होंने बताया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से कोशिका विभाजन द्वारा होती है, अर्थात ओमनीज सेलुला ई ओमनीज सेलुला ई सेलुला। इन्होंने बताया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती है। अतः बाद में कोशिका सिद्धांत को नेगली एवं रुडोल्फ विर्चो ने नवीन रूप में क्या किया, प्रस्तुत किया। अगर वो आते इंपॉर्टेंट चीज आते बाद में कोशिका सिद्धांत को नेगली 1846 और रुडोल्फ विर्चो 1855 ने नवीन रूप में क्या किया, प्रस्तुत किया, जिसे आधुनिक या नवीन परिप्रेक्ष्य को सिद्धांत कहते हैं। जिसे आधुनिक या नवीन परिप्रेक्ष्य में
कोशिका सिद्धांत कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए एक बार पुनः देखिए इसको। रोग 1855 में बताया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से कोशिका विभाजन के द्वारा संपन्न होती है। अर्थात उन्होंने क्या दिया था, ओमनीज सेलुला ई ओ सेलुली, क्या देते उन्होंने, ओमनीज सेलुला ई सेलुला, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। तो अतः बाद में कोशिका सिद्धांत को नेगली और नेगली 1846 और रोडोविचो ने नवीन रूप में प्रस्तुत किया, जिसे आधुनिक या नवीन प्रतिक्रिया को सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार कौन से आधुनिक या नवीन प्रतिक्रिया सिद्धांत के अनुसार जो वह है देखिएगा, पहला पॉइंट देखिएगा, इस सिद्धांत के अनुसार पहला बिंदु क्या है कि कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। क्या कहते हैं, कोशिका सजीवों पादप व जंतु, पादप व जंतुओं, कोशिका सजीवों के शरीर की, कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। पहला बिंदु क्या था कि कोशिका सजीवों के शरीर की अर्थात पादप एवं जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अर्थात सभी सजीवों, पादप एवं जंतुओं, सभी सजीवों का शरीर कोशिका एवं उसके उत्पादों से, कोशिका एवं उसके उत्पादों से मिलकर बना होता है। दूसरा बिंदु क्या है, ध्यान दीजिएगा, सभी सजीवों का शरीर कोशिका एवं उसके उत्पादों से मिलकर बना होता है। तीसरा बिंदु क्या था, ध्यान दीजिएगा कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से कोशिका विभाजन द्वारा होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण, नवीन कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती या पुरानी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से कोशिका विभाजन द्वारा होता है। कोशिका विभाजन द्वारा होता है, कोशिका विभाजन द्वारा होता है। उन्होंने क्या बताया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति या नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं या पूर्ववर्ती कोशिकाओं से कोशिका विभाजन द्वारा होता है। आगे देखो, अगला पॉइंट है प्रत्येक कोशिका में, चौथा बिंदु क्या है कि प्रत्येक कोशिका में जीवों के आनुवंशिक गुण समाहित होते हैं। तो चौथा पॉइंट क्या दिया गया उन्होंने कि सजीवों की प्रत्येक कोशिका में आनुवंशिक गुण समाहित होते हैं। इसमें लिखें चौथा
सभी कोशिकाओं में या आप ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक कोशिकाओं में प्रत्येक कोशिका में आनुवांशिक गुण क्या होते हैं? प्रत्येक कोशिका में जीव के आनुवांशिक गुण समाहित होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक कोशिका में जीव के आनुवंशिक गुण समाहित होते हैं, अर्थात ऐसी रचना पाई जाती है केंद्रक, जिसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है, जो गुणसूत्र रूप में होता है। आगे देखिएगा, प्रत्येक कोशिका जीवन के सांतत्य कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ के साथ उसके उद्गम एवं स्वभाव को दर्शाती है। पांचवा बिंदु इसके अंदर कि प्रत्येक कोशिका जो भी है, प्रत्येक कोशिका जीवन के सांतत्य कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ, जीवन के सांतत्य के साथ उसकी उत्पत्ति, जीवन के सांतत्य के साथ उसके उत्पत्ति उद्गम एवं स्वभाव को दर्शाती है। ध्यान दीजिएगा, 5 पॉइंट थे जो आधुनिक सिद्धांत के अंदर बताए गए हैं, ध्यान देना। किंतु इसका जो अपवाद है वो तो वायरस अर्थात विषाणु। फिर भी आप देख लीजिएगा, वायरस है, विषाणु है, लाइकेन है, प्रियोन है, हीरोइड है, ये सब क्या है, उस सिद्धांत के अपवाद होते हैं। फिर भी आप देखें कि आधुनिक सिद्धांत के अनुसार कि कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक होती है। दूसरा क्या है कि सभी सजीवों का शरीर कोशिका एवं कोशिकाओं के उत्पादों से मिलकर बना होता है। तीसरा क्या है, नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से कोशिका विभाजन द्वारा होता है। चौथा क्या है, आपके सामने प्रत्येक कोशिका में जीव के आनुवंशिक गुण समाहित होते हैं। पांचवा, प्रत्येक कोशिका जीवन के सांतत्य अर्थात कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ के साथ साथ उसके उद्गम और स्वभाव को दर्शाती है। अब ध्यान देना, कोशिका सिद्धांत के अपवाद, क्या अपवाद है कि कहां पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है, अर्थात किस वस्तु में या किस जीव के भी बता सकते हैं। तो देखो, कोशिका सिद्धांत का अपवाद, कोशिका सिद्धांत का अपवाद कहाँ है, ध्यान देना, अपवाद। अपवाद होते हैं विषाणु, वायरस, ये उस सिद्धांत के अपवाद होते हैं। क्यों होते हैं? देखो, क्योंकि कारण दीजिएगा कि विषाणु क्यों होते हैं, ध्यान देना। कोशिका सिद्धांत के जो अपवाद विषाणु होते हैं, क्यों होते हैं? विषाणुओं में स्वतंत्र विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है, अर्थात इनके विभाजन के लिए दूसरी अन्य जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। अर्थात ये तभी विभाजन कर सकते हैं जब इनको अन्य जीवित कोशिका में ये प्रवेश कर जाते हैं।
अर्थात दूसरा है विषाणुओं में प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य, एंजाइम्स एवं कोशिकीय घटक आदि नहीं पाए जाते हैं। और विषाणुओं में केवल एक केंद्रीय अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए अथवा आरएनए पाया जाता है। दोनों एक साथ कभी नहीं पाए जाते हैं। इसलिए क्या होते हैं, कोश सिद्धांत के अपवाद होते हैं। देखिएगा, क्योंकि पहला बिंदु देखें कि अपवाद कि कोश सिद्धांत का अपवाद क्या है, विषाणु। इसमें देखिएगा, क्योंकि विषाणु में स्वतंत्र विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। क्योंकि विषाणुओं में स्वतंत्र विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है, अर्थात ये स्वतंत्र विभाजन नहीं कर सकते। ध्यान देना, स्वतंत्र विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है, अर्थात इनके विभाजन के लिए, अर्थात इनके विभाजन के लिए दूसरी अन्य जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। अर्थात इनके विभाजन के लिए दूसरी अन्य जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है, अर्थात ये स्वतंत्र रूप से विभाजन नहीं कर सकते। दूसरा क्या है कि विषाणुओं में प्लाज्मा झिल्ली, विषाणुओं में प्लाज्मा झिल्ली और आप ये कह सकते हैं कि कोशिका द्रव्य, एंजाइम और अन्य कोशिकीय कंपोनेंट, कोशिकीय घटक आदि नहीं पाए जाते हैं, देखिएगा कि विषाणु में प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य, एंजाइम और अन्य कोशिकीय घटक आदि नहीं पाए जाते हैं, जैसे कोशिकांग वगैरह आदि नहीं पाए जाते हैं। अब देखो विषाणुओं में केवल तीसरा पॉइंट है देखें विषाणु या वायरस में केवल क्या पाया जाता है, एक केंद्र की अम्ल या एक न्यूक्लिक अम्ल। विषाणु में केवल एक न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए के रूप में पाया जाता है। डीएनए या आरएनए के रूप में पाया जाता है। डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ में पाया जाता है विषाणु में। तो विषाणु में केवल एक न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, या तो डीएनए या आरएनए, दोनों एक साथ कभी नहीं पाए जाते हैं। इसलिए विषाणु को हम क्या बोलते हैं, कोश के सिद्धांत का अपवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, विषाणु को कोश के सिद्धांत का अपवाद कहते हैं। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, और आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। अब आता है आपके, ध्यान दीजिएगा, कोशिकाओं के प्रकार, किस आधार पर कोशिका मतलब केंद्रक की उपस्थिति या केंद्रक के विकास एवं उत्पत्ति के आधार पर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। इसमें आ जाता है आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका।
ध्यान देना। अब आपको टॉपिक आता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं केंद्रक के विकास एवं उद्गम के आधार पर कोशिकाओं के प्रकार, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, ध्यान देंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स, इसको ध्यान से देखें आप। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ध्यान देना। पहले प्रोकैरियोटिक, प्रो दो शब्द में बना प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, PRIMITIVE, और इसका मतलब है कैरियन, मतलब कैरियन, KARYON। इसका मतलब होता है आदिम, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, NUCLEUS, इसको बोलते हैं केंद्रक। अर्थात ऐसी कोशिकाएं जिनमें आदिम केंद्रक अर्थात पुराना, अर्थात उसमें केंद्रक झिल्ली द्वारा विकसित नहीं होता है। तो उन्होंने हम ये कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती है जिनमें सुविकसित केंद्रक एवं केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। अर्थात में आदिम केंद्रक कहते हैं। इस आदिम केंद्रक को क्या कहते हैं? न्यूक्लियड, या क्या बोलेंगे उसको, न्यूक्लियड क्या कहते हैं इस केंद्रक को, यानी केंद्रकाव, हिंदी बोले केंद्रकाव या न्यूक्लियड। मतलब इनमें आदिम केंद्रक होता है जो कि कोशिका जो होता है उसमें घिरा हुआ होता है। तो देखिएगा इसकी परिभाषा देखें आप। कोशिकाएं कौन सी होती हैं? जीवाणु, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ग्लूबिन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। इसमें देखें आप परिभाषा देखें इसकी। वे कोशिकाएं जिनमें सुविकसित केंद्रक एवं केंद्रक झिल्ली, सुविकसित केंद्रक एवं केंद्रक झिल्ली नहीं पाए जाते हैं, तो उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। परिभाषा को दोबारा देखें। वे कोशिकाएं जिनमें सुविकसित केंद्रक एवं केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते हैं, अर्थात होते हैं, उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। एग्जांपल जैसे गैस एग्जांपल में जीवाणु, बैक्टीरिया, BACTERIA बैक्टीरिया। दूसरा है नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल अर्थात BGA, ग्लूबिन एल्गी, वर्तमान नाम है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं वर्तमान में। और तीसरा जो एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा दुनिया की सबसे छोटी कोशिका होती है, इसे बोलते हैं माइकोप्लाज्मा लिलिलाई, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ध्यान देना। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, ध्यान देना। तो ये कोशिकाएं जिनमें सुविकसित केंद्रक एवं केंद्रक झिल्ली नहीं पाए जाते हैं, तो उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। जैसे जीवाणु और नील शैवाल और साइनोबैक्टीरिया। आगे देखना, इन कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है उसे न्यूक्लियड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियड। दूसरा इसका एग्जांपल आ जाएगा आपको। दूसरा बनाए कि इन कोशिकाओं
इन कोशिकाओं में सुविकसित इन कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकाओं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लावक, अंतर्द्रव्यी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतर्द्रव्यी जालिका, गोल्गी कार्ड आदि नहीं पाए जाते हैं, आदि नहीं पाए जाते हैं। देखिएगा उन कोशिकाओं में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकाओं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लावक, अंतर्द्रव्यी जालिका, गोल्गी कार्ड आदि नहीं पाए जाते हैं। इनमें सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है, अर्थात केंद्रक को न्यूक्लियोइड या केंद्रकाभ कहते हैं। सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है, अतः इन केंद्रक को न्यूक्लियोइड या केंद्रकाभ कहते हैं। अब ध्यान देना, इनमें 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इनमें 70 एस का मतलब है शीर्ष पर ऑक्सीजन बॉन्ड, 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इनमें श्वसन कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वल से बनी रचना मीजोसोम में होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर उन्हें इनमें श्वसन का केंद्र कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से बनी संरचना मीजोसोम श्वसन का केंद्र कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से बनी संरचना मीजोसोम में होता है। ध्यान दीजिएगा, मीजोसोम में होता है। ध्यान देना, इनमें जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं श्वसन का केंद्र होता है वो मीजोसोम होता है, जो कि कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से बनी संरचना होती है। तो ये आपके प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद में आपको यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में अध्ययन कराया जाएगा। धन्यवाद।